मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे सर मेरे माता पिता और मेरे पापा का पैर टूट गया था, तो भी मेरे पापा मेरे साथ सहकार में थे कि बेटा तू इस बार पढ़ ले। इस बार उनका आशीर्वाद था कि आप परमानेंट जॉब लग जाओगे। मेरी वाइफ ने मुझे धमकी भी दी कि आप इस तरह लग जाओ नहीं तो हमारा डिवोर्स। क्यों, उसका रीज़न ये था मैं परिवार को समय नहीं दे पा रहा था। ચૂંટણી પહેલાં સરકારે ભરતીને લઈને મોટા મોટા વાયદા કર્યા અને ત્યારબાદ ચૂંટણી પતી ગઈ ત્યારબાદ એક નવું જ કોથળામાંથી બિલાડું નીકાળવામાં આવ્યું અને કાયમી શિક્ષક ભરતીની જે રાહ જોઈ રહ્યા હતા તેમને એવું કહેવામાં આવ્યું કે હવે 11 મહિનાના કરાર આધારિત અમે જ્ઞાન સહાયકની ભરતી કરીશું। દિવસે દિવસે આ કરાર આધારિત ભરતીને લઈને રોષ ઉગ્ર બનતો જઈ રહ્યો છે। શિક્ષક દિવસે 5 તારીખે વિદ્યાર્થીઓ સાથે જે વર્તન થયું તે પૂરા રાજ્યએ જોયું હતું અને એ વર્તન કોઈ પણ વ્યક્તિ સહન ન કરી શકે, કારણ કે જ્યારે શિક્ષક બનવાનું સપનું જોતા વ્યક્તિ સાથે એ વર્તન થાય તો કોઈ પણની સાથે એ વર્તન થઈ શકે છે। તેને લઈને લોકોએ અનેક સવાલો ઊભા કર્યા હતા। આપણી સાથે એ વિદ્યાર્થીઓ છે જેમની સાથે ગાંધીનગરમાં તે વર્તન થયું હતું। તેમજ સરકાર જે આંકડાઓ જાહેર કરી રહી છે અને વારંવાર તારીખ બદલી રહી છે તેને લઈને પણ આપણે તેમની સાથે વાત કરીશું। સરકારનું કહેવું છે કે ફોર્મ ભરાઈ ગયા છે, ક્યારેક કહે છે 98% ભરાઈ ગયા છે, ક્યારેક કહે છે 23,000, અલગ અલગ આંકડા વારંવાર બદલવામાં આવે છે। તો સરકાર વારંવાર આ કેમ કરી રહી છે, એના પાછળ શું રહસ્ય છે કે શું છે એ અમને પણ સમજમાં નથી આવી રહ્યું। क्योंकि सरकार खुद भी मतलब उन्हें खुद नहीं पता है कि आंकड़े क्या हैं। दरअसल किसी भी डिबेट में आप देखेंगे तो जो हमारे प्रवक्ता श्री हैं उन लोग के द्वारा कहा जाता है कि कहीं 15,000 फॉर्म भरा गए हैं, कहीं 20,000 फॉर्म भरा गए, कभी भी ऐसा कहा जाता है कि रातों रात 40,000 फॉर्म भरा गए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फॉर्म भरा रहे हैं तो आपको माहिती कहाँ से मिल रही है जो हमें नहीं मिल रही है। जब हम कोई भी एप्लीकेशन कोई भी आवेदन करते हैं तो उस पर पहले ऐसा होता था कि आवेदन क्रमांक या तो एप्लीकेशन नंबर लिख कर आता था। इस बार क्या हो रहा है सर, जो हमारा टेट 2 का जो आवेदन क्रमांक था, एप्लीकेशन नंबर था, वही एप्लीकेशन नंबर इसमें दर्शाया जा रहा है जो हमारा फॉर्म भरा है। इसका मतलब विद्यार्थी को गुमराह करना चाहते कि इतने फॉर्म भरा गए। अगर इतने सारे फॉर्म भरा गए, सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि हमें प्राथमिक में 15,000 जगह खाली है और उसके बाद 18,000 फॉर्म भरा गया, तो सर आप प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। आपको डेट बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 15,000 भर्ती चाहिए और 18,000 फॉर्म भरा गया, तो आपको इनफ आंकड़ा मिल गया, विद्यार्थी मिल गए हैं। इसके अलावा 3,000 विद्यार्थी ज़्यादा हो रहे हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट भी अपने आप बन जाएगी। लेकिन फिर भी आपने डेट बढ़ा दी। इसका मतलब ये है कि अभी भी आप खुद कन्फ्यूज़न में है कि वो बढ़ाई क्यों गई है। दूसरी बात, मैं विद्यार्थियों से ऐसा आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जो 8 पेज का GR 3 महीने पहले, मतलब हमारा जो रिजल्ट आया था टेट 2 का, उसके बाद जो बाहर किया गया, उसको आप एक बार ध्यान से पढ़िए कि सरकार बोलना क्या चाहती है। उसकी दानत बिल्कुल नहीं है कि वो कायमी भर्ती करेगी, क्योंकि उसमें कायदे से लिखा हुआ है कि 11 महीने का जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल चालू किया गया प्रोजेक्ट, उसके बाद 2 वर्ष बाद सरकार उसी प्रोजेक्ट में पगार मतलब बढ़ाने की विचारणा करेगी। इसका मतलब ये है कि वो हमें कायमी नहीं करेगी या कायमी भर्ती नहीं लाएगी, वो जो लॉलीपॉप हमें पकड़ा रही है उसमें वृद्धि कर देगी ताकि आप लोग और खुश हो जाओ। जैसे अभी 19,500 विद्या सहायक का शुरुआती आंकड़ा है, जो शुरुआत में पगार दी जाती है वह 19,500 कॉन्ट्रैक्चुअल फिक्स पे वेतन के आधार पर दी जाती है। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया कि 21,000 दिया। 21,000 इसलिए दिया ताकि जो 19,500 से उससे 1,500 ज़्यादा दिया, ताकि ये जो विद्यार्थी हैं जो टेट पास उम्मीदवार, वो लोग फॉर्म भर दें। और सरकार उन लोग को इस तरह ही गुमराह करना चाहती है। GR में कायदे सर लिखा हुआ है कि 5 साल तक यह जो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का प्रोजेक्ट है ये चलता रहेगा और वो ज्ञान सहायक को भर्ती की जाएगी। इसका अर्थ यही है कि ये हमें समझना है कि बोलना ये चाहती है कि 5 साल तक तो हम कोई भर्ती नहीं करेंगे, क्योंकि 5 साल बाद ये जब प्रोजेक्ट अगर सफल हो जाता है तो सरकार खुश हो जाएगी कि प्रोजेक्ट सफल हो गया, अब ये जो चल रहा है वो चलने दे, अर्थात कायमी भर्ती नहीं आने वाली। जहाँ तक मेरा पर्सनल व्यू है, 11 तारीख को एक नया टॉपिक इसमें ऐड किया गया है। पहले ऐसा रूल था हमारे शिक्षण विभाग में कि जो भी व्यक्ति स्वयं निवृत्त होता है या तो उम्र के हिसाब से निवृत्त होता है, उससे जो अगर भर्ती प्रक्रिया उसमें होगी तो उससे हम परमानेंट टीचर के आधार पर लिया जाएगा। लेकिन अभी इन्होंने नया GR जब बाहर पड़ा तो उसके अंदर ऐसा नहीं लिखा था कि जो स्वयं निवृत्त होगा या उम्र के हिसाब से निवृत्त होगा उसे हम ऐड करेंगे ज्ञान सहायक में। लेकिन 11 तारीख अर्थात परसों के दिन 11/9/2023 परसों के दिन ये नया ऐड किया गया कि जो भी इस तरह निवृत्त होगा उसको भी हम अब ज्ञान सहायक में लेंगे। इनका अर्थ यह है कि अब जो भर्ती होगी या जो निवृत्त हो रहे होंगे
उनकी जगह पर परमानेंट टीचर को नहीं लिया जाएगा, उसमें भी ज्ञान सहायक को ही लिया जाएगा। तो मैं तो लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसे पढ़ो, समझो कि सरकार करना क्या चाहती है और रोड पर हमारे साथ ज्वाइंट हो, ताकि हम लोग को भी साहस और सहकार मिलता रहे कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, आप लोग की और हमारे बच्चों की और हमारे देश की, हमारे राज्य की भलाई के लिए कर रहे हैं। इसमें हमारे देश का ही फ्यूचर है, हमारे गुजरात के बच्चों का ही फ्यूचर है। हमारे साथ जो छल किया जा रहा है उसका हमारे साथ सहकार दो और हम इस छल को दूर कर सकें। हमें सरकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें इस नीति से प्रॉब्लम है, सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, जो अभी भी इस मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और फॉर्म भर दिए हैं, तो कोई बात नहीं, आपने फॉर्म भर दिया है तो भी हम लोग अभी भी आपके साथ हैं, हम लड़ते रहेंगे। बस आप लोग हमारे पीछे आइए। अभी भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन बाकी है, उसमें भी हमारा साथ सहकार दो। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा दे तो हमें भी ऐसा लगेगा नहीं हमारे भाई बहन हमारे साथ में है, तो हमारा साथ सहकार दीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो, जागो और ध्येय की प्राप्ति है। और इसका अर्थ आता है नहीं कि हम सो रहे हैं तो उठें, इसका अर्थ है कि हमारा जो लक्ष्य है, हमें जो न्याय चाहिए उसके लिए हम उठे, उसके लिए हक की लड़ाई लड़े। तो विद्यार्थी मित्रों से मेरा यही आवेदन है, यही आग्रह है कि आप उस जीआर को एक बार फिर से दोहरा कर पढ़ें। वो बोलना क्या चाहता है, 5 वर्ष बाद भर्ती आएगी कि नहीं आएगी उसका भी कोई प्रमाण नहीं है। या तो सरकार से ऐसा आग्रह है कि आप एक बार खाली, जीतू भाई वाघाणी जिस तरह आप कॉन्फ्रेंस में आकर और प्रेस मीडिया में आकर बोला था उन्होंने कि इतनी 5360 भर्ती की जाएगी, तो उस तरह आप क्यों नहीं सर आके एक बार हमारे लिए बोल देते कि 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 वर्ष बाद महकम के आधार पर इतने प्रमाण में, इस भाषा में, इस माध्यम में या अन्य माध्यम में, गुजराती माध्यम में कितनी भर्ती आती है, इस प्रकार आप बोल देंगे तो हमारा आंदोलन यहीं स्थगित हो जाएगा और हम लोग सरकार के साथ हो जाएंगे। लेकिन जब तक सरकार इस तरह का आंकड़ा, इस तरह की जाहिरात नहीं करती है, तब तक हम ऐसा आंदोलन करते रहेंगे और इस योजना के विरोध में ही रहेंगे। તમે ગાંધીનગરમાં પણ સંઘર્ષ કર્યો અને એ અમે જોયું, અને તમે પણ ક્યારે તૈયારી કરતાં નહીં વિચાર્યું હોય કે આવી રીતે તેમને ગાંધીનગરમાં થશે, પરંતુ જે ઘટના ઘટી, તમે સંઘર્ષ પણ કર્યો, પરંતુ બીજા જે ટીચર્સ છે અથવા તો બીજા જે ઉમેદવાર છે જે એ કેમ આવી નથી રહ્યા તમારી સાથે? सर, अब संघर्ष की बात करेंगे तो 2013 में मैंने पीटीसी की थी और 2013 में पीटीसी करने के बाद सर अभी 10 वर्ष हो गया मुझे पीटीसी किए हुए। 10 वर्षों में मैंने किस तरह मेरे परिवार का गुजरान चलाया है या मैंने किस तरह लड़ के पढ़ाइयाँ की हैं वो मुझे ही मालूम है। वो व्यथा जो मेरी व्यथा है वो मैं किसी को नहीं बता सकता। मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे सर मेरे माता पिता और मेरे पापा का पैर टूट गया था, तो भी मेरे पापा मेरे साथ सहकार में कि बेटा तू इस बार पढ़ ले, इस बार उनका आशीर्वाद था कि आप परमानेंट जॉब लग जाओगे। मेरी वाइफ ने मुझे धमकी भी दी कि आप इस तरह लग जाओ नहीं तो हमारा डिवोर्स। क्यों? उसका रीज़न ये था मैं परिवार को समय नहीं दे पा रहा था। ये अनबन होते रहते हैं, लेकिन सरकार को ये सब व्यथा, ये सब वेदना, मेरे बच्चे मुझे 8-8 दिन तक सर देख नहीं पाते थे। मैं उठ के लाइब्रेरी, उठ के क्लासेस ज्वाइन कर लिया था और उसके लिए भी मैं चला जाता था। मेरे पिताश्री ने मुझे बोला बेटा आप पढ़ लो तो इस बार आप निकल जाओगे। उनका आशीर्वचन, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर लगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो ऊपर सत्ता में बैठे हैं वो कुछ और ही चाहते हैं। तो मैं सरकार को एक बार ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरी जगह आपके बच्चों के साथ ऐसा अत्याचार, ऐसा अन्याय होगा तो क्या आप सहन कर पाओगे? हमारे माता पिता ने कितना संघर्ष किया है वो हमें ही पता है। आप क्या करना चाहते हो हमें नहीं मालूम, लेकिन आप हमारे आंसुओं की कीमत तो समझो। हमने इतनी हिम्मत क्यों बांधी है? क्या मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या सरकार को हमारे आंसू नहीं दिख रहे हैं या हमारी वेदना या हमारी पीड़िता नहीं दिख रही है, हमारी व्यथा नहीं दिख रही है? उन्हें क्यों नहीं दिख रहा है कि हमने जब 6-6 वर्ष इतनी सारी मेहनत की है? सर इससे अच्छा तो हम जीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते ना तो सर तो किसी भी वर्ष निकल जाते। लेकिन हमारा ऐसा ध्येय था कि हम अगर बनेंगे तो शिक्षक बनेंगे। हम दूसरी भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं सर, लेकिन हमने नहीं दी। उसका रीज़न यही है, हमारा एक ध्येय है, हमारा लक्ष्य है कि हमें शिक्षक बनना है, हमें गुजरात का, देश का, बच्चों का भविष्य बनाना है। तो हम क्यों दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी करें? लेकिन सरकार को शायद ये समझ नहीं आएगा। हाँ, वो उसे ही समझ आएगा जिसके ऊपर बीतती है। हमारे ऊपर बीत रही है इसलिए हम लड़ रहे हैं। हमने इसलिए एग्ज़ाम दी की थी कि हम कायमी शिक्षक की भर्ती के लड़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं भी कायमी शिक्षक बनूँ। मुझे ज्ञान सहायक लेना होता तो मैं फॉर्म भर देता, मैं इस तरह लड़ाई नहीं लड़ता। लेकिन मैंने कसम खाई है कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगा और मैं इसके लड़ता रहूँगा। ये मेरा प्रण है, भले कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मैं हमेशा ज्ञान सहायक के विरोध में ही रहूँगा और कायमी शिक्षक के लिए लड़ूंगा। और अगर सरकार अगले कुछ दिनों में या कभी भी कोई जाहिरात नहीं करती है तो सरकार से मेरा आवेदन है या आग्रह है कि हम इस तरह लड़ते रहेंगे। हो सकता है उग्र आंदोलन भी हो सकता है, उसकी जवाबदारी सरकार की होगी, आगे सरकार की इच्छा। जी,
એમણે જે આખી સંઘર્ષની વાત કરી એ સાંભળીને કોઈ પણ સંવેદનશીલ વ્યક્તિ હોય એની સંવેદનાઓ જાગી જાય, પરંતુ એક સરકાર જ છે કે જે આ વાતો સાંભળ્યા પછી પણ એ કંઈ પણ જવાબ પણ નથી આપી રહી.